अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अर्शद। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले एक खबर सामने आई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त तहरीर किया गया है, जिसमें उन्हें ये तजवीज़ दी गई है कि मुल्क भर में 6 नवंबर को आम इंतखाबात का इनेकाद कराया जा सकता है। ख़त में कहा गया है कि सदर का इख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर की तारीख मुकर्रर करे और इलेक्शन कमीशन कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात के लिए आला अदलिया से रहनुमाई भी हासिल कर सकता है। अब ये एक अभाम बरकरार है, क्योंकि एक जानिब ये कहा जा रहा है कि अब सदर मुमलिकत के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कानूनी माहिरीन इस हवाले से कहते हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से कोई हिदायत नहीं दी गई है, कोई हुक्म नहीं दिया गया है, सिर्फ एक तजवीज़ पेश की गई है कि 6 नवंबर को इंतखाबात का इनेकाद कराया जा सकता है। आज के प्रोग्राम में इस पर हम बात करेंगे कि क्या सदर मुमलिकत ये तजवीज़ दे सकते हैं, इसकी आइनी और कानूनी हैसियत क्या है, और क्या इस तजवीज़ से कोई नया आइनी बहरान तो पैदा नहीं होगा, और क्या सदर मुमलिकत की इस तजवीज़ की कोई सुनवाई होगी या नहीं होगी। इसके अलावा आजकल हम देख रहे हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जो दीगर सियासी जमातें हैं जो उनके इत्तेहादी हैं उन पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने ये नाम लिए बगैर कहा कि एक जमात को पता है कि इलेक्शन फरवरी में होंगे, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अभी तक ये मालूम नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक ही जमात बार बार ये कहे जा रही है कि इलेक्शन फरवरी में किए जाएंगे। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा कि इस पर नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का रद्द अमल भी सामने आ गया है। अब ये सियासी बयानात हैं या फिर इंतखाबी मुहिम का हिस्सा हैं, या वाकई जो पीपल्स पार्टी के दीगर इत्तेहादियों के साथ इख्तलाफात हैं वो अब पैदा होना शुरू हो गए हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में बिजली चोरी के खिलाफ, गैस चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है और ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों रुपए के जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, गैर कानूनी कनेक्शंस भी काटे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हैरत की बात यह है और अफसोस की बात यह है कि जो नादहिंदगान है उनमें सरकारी इमारतें भी शामिल हैं, जैसा कि पार्लियामेंट हाउस है, दफ्तर खारजा है, FBR है, वजारतें हैं, ये भी करोड़ों रुपए की नादहिंदा हैं। तो अवाम के खिलाफ तो भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं, अवाम को तो सजाएं भी दी जा रही हैं। क्या सरकारी सतह पर या जो बड़ी मछलियां हैं उन पर हाथ डाला जाएगा, या सिर्फ ये जो कार्रवाइयाँ चल रही हैं ये सिर्फ आवाम तक ही महदूद रहेंगी। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क में शदीद माली बहरान है, मईशत की सूरत हाल अच्छी नहीं है। हुकूमत को एक रिपोर्ट जमा करवाई गई है जिसमें ये इंकशाफ हुआ है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान की मईशत को पहुँचने वाले नुकसान की अहम वजह है। स्मगलिंग इसमें एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि मुल्क की तिजारत को बुरी तरह से मुतासिर कर रहा है। बिजली बिलों में जो रिलीफ देने के वादे हुकूमत की जानिब से किए गए थे कि IMF के साथ बातचीत की जा रही है, उसका भी कोई खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। फिर दूसरी जानिब अगर हम कौमी एयरलाइन को देख लें तो कौमी एयरलाइन भी शदीद माली बहरान का शिकार है। तनख्वाहें वहाँ पर रुकी हुई थी, लेकिन अब ये हुआ कि जो कौमी एयरलाइन है उसके जो अकाउंट्स है वो तो बहाल कर दिए गए हैं। तहरीरी तौर पर FBR को यकीन दहानी करवाई गई है कि जो अदायगियाँ हैं वो कर दी जाएंगी, लेकिन जो फ़्लाइट ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मुतासिर है और जो PIA के जो कौमी एयरलाइन के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से परेशान भी हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले काशिफ बताइएगा, सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा, बड़ा एक अभाम बरकरार है कि उन्होंने तो तजवीज़ दी है, कोई हिदायत नहीं की, कोई हुक्म नहीं दिया गया है, सिर्फ एक तजवीज़ है। तो क्या उनकी सुनवाई होगी या इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, इस कदर भी नाराज़गी क्या कि हम तजवीज़ दें तो भी वो गवारा नहीं। सदर मुमलिकत ने कोई गलत काम नहीं किया। 2 दिन से अपोजिशन वाले, नून लीग वाले, PDM वाले इसके ऊपर वावेला कर रहे थे कि शायद सदर मुमलिकत कोई तारीख दे रहे हैं।
और ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सदर मुमलिकत ने एक तजवीज़ दी है और वो तजवीज़ बड़े खुले दिल से दी है। अगर आप उसके तमाम मंदरजात को पढ़ें तो उन्होंने आइन के हवाला जात दिए हैं कि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत जो है वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना मकसूद है, इलेक्शन होने चाहिए। और जो 89 डेज है वो 6 नवंबर को पूरे हो रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन को 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने चाहिए। फिर उन्होंने एक और हवाला दिया कि बिल्कुल ये आइनी तौर पे और इलेक्शन एक्ट तरमीमी एक्ट के तहत मरदमशुमारी शाया हो जाए तो हल्का बंदियाँ करवाना भी मकसूद है। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों से मुशावरत कर रहा है, उसको मजीद सूबाई हुकूमतों से मुशावरत करनी चाहिए, निगरान हुकूमत से मुशावरत करनी चाहिए और आला अदलिया से भी जो है राय लेनी चाहिए कि एक दिन में पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि तमाम जो उनकी तजवीज़ है खत की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये लगी है मुझे कि तमाम के तमाम सूबाई और कौमी इलेक्शन जो है वो एक दिन में होने चाहिए, जिसके ऊपर PDM भी जोर देती रही। और बहरहाल वो हमारे चूंकि मुल्क की पोस्ट इलेक्शन हिस्ट्री को बहुत अच्छी नहीं है, सो उन्होंने एक बात की है, एक राय दी है कि 90 दिन जो है वो 6 नवंबर या 7 नवंबर को पूरे हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऐलान करे कि भाई 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। अब इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ तो दे सकते हैं, वो इलेक्शन कमीशन ना पहले उनको से मिलने गया, वो तजवीज़ चाहे तो रद्दी की टोकरी में फेंक दे, कोई अब हम नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि सदर मुमलिकत ने जो खत लिखा बतौर तजवीज़ लिखा, इस खत को लेकर तहरीक इंसाफ, सुप्रीम कोर्ट, बार काउंसिल, जमात इस्लामी पहले सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। इस तमाम सूरत हाल में उनको एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट मिल गया और वो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट ये था कि सदर मुमलिकत ने तजवीज़ किया है कि 90 दिन इस तारीख को पूरे हो रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन का उसके अंदर अपना आर्गूमेंट है। अच्छा, अब अगर आप आ जाएं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि आप इलेक्शन 90 दिन में नहीं करवा सकते, 100 में करवा दें, 110 में करवा दें, लेकिन आप क्लियर तो कर दें सिचुएशन। लेकिन यहाँ पर एक सियासी जमात जो है वो उनके जो अकाबरीन है उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में ये बात कही कि जनवरी के एंड या फरवरी में इलेक्शन होंगे। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन तो कह चुका कि 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल होंगी, उसके बाद 14 दिन उनको चाहिए कैंपेन के लिए और तमाम के तमाम इलेक्शन प्रोसेस के लिए, तो ये जनवरी का एंड फरवरी का इलेक्शन बनता है। सो मैं ये समझता हूं कि सदर मुमलिकत ने जो तजवीज़ दी है वो कोई अचंभे की बात नहीं, उसको पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुनव्वर, आप भी यही समझते हैं कि ये सदर मुमलिकत की सिर्फ एक तजवीज़ है, तो इससे कोई ऐसा आईनी बहरान पैदा होने का खदशा नहीं है? जी बिल्कुल, मैं ये इस बात, आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भी हमारी इस मौजू पे बात हुई थी, जब सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कॉल की थी कि वो मीटिंग के लिए आए, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उन्होंने मीटिंग करने से मना कर दिया था। तो तब भी ये बात हुई थी कि उन्होंने ये गलत किया। वो सदर मुमलिकत रियासत के सरबराह, अगर वो उनके बुलाने पे चले भी जाते तो उनकी शान नहीं घटती। बाकी इलेक्शन का फैसला तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही करना, तो ये वाला मामला तो क्लियर। और ये सदर मुमलिकत को भी इस बात का इदराक था, जब भी उन्होंने ये डायरेक्शन देने की बजाय सिर्फ मशवरे के तौर पे ये बात की है और ख़त लिखा, ताकि उनके ऊपर जो एक प्रेशर बना हुआ था उनकी जमात की तरफ से कि सदर मुमलिकत वो इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, इलेक्शन की डेट अनाउंस करें, तो उन्होंने अब इस एक ख़त के ज़रिए सारे ही घर जो है वो मुतमिन करने की कोशिश की है। लेकिन वो, अगर आपको याद हो तो 2-3 दिन पहले भी जब काशिफ और अपना फरहान साहब डिबेट कर रहे थे कि भी ये इलेक्शन जो है वो 90 दिन के अंदर होना आईनी जिम्मेदारी है, आईनी, और दूसरी तरफ से वो कह रहे थे फरहान साहब के भी डिलिमिटेशन और हल्का बंदियां जो उसका मामला और वोटर लिस्ट का मामला, ये भी एक आईनी मामला है। तो उस पर अगर आपको याद हो तो मैंने अर्ज की थी कि ये इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिजू किया जा सकता है। कोई भी बंदा पिटीशन डाल दे तो उसके ऊपर ये, और यही बात सदर मुमलिकत ने भी कर दी, कोई ना कोई, तो ये आपकी मेहरबानी, वो सदर मुमलिकत ने भी यही बात कर दी कि भी अब वो कोई पिटीशन कौन डालेगा। अगर वो कोई चला जाए तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ही ये इस कदर गुंजाइश मौजूद है कि वो बियॉन्ड, अगर आइन कोई चीज़ हो गई है तो उसको लेजिटिमेट कर सके। तो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है। इम्तियाज साहब, अभी जो मुनव्वर साहब ने बात की है कि उनकी जमात की वजह से प्रेशर था, ख़त भी लिखा गया, उनको कहा भी गया कि कोई तारीख अनाउंस करें, तो इसको अनाउंस तो नहीं किया ना, सिर्फ एक तजवीज़ उन्होंने दी है, तो फिर इतना वावेला क्यों हो रहा है इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, काशिफ ने इसको बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन किया है बिल्कुल, क्योंकि जो ख़त है इसका सबसे लास्ट पैरा है, उसमें पूरी एक डेफिनेशन मौजूद है
जिसमें इन्होंने सदर साहब ने इसमें आर्टिकल 48(5), 51(5), 51, 218, 219, 220 सब अपने जिक्र किया। और लास्ट पैरा के अंदर इन्होंने टेकिंग इनटू अकाउंट्स ऑल द अबव द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन कंसल्टेशन विद प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स and political parties under the relevant provision of the constitution, and in view that some of these matter all already sub judice may seek guidance from the superior judiciary for announcement of a single date for general election to the national and provincial assemblies। ये इसका जो लास्ट पैरा है ना, जो अभी काशिफ ने इसको बिल्कुल सही तरीके से डिफ़ाइन किया, मैं समझता हूँ कि ऐसे ही है, क्योंकि लास्ट पैरा में इनफ उन्होंने सारी चीज़ें अपना जो माइंड था वो दे दिया ऊपर आर्टिकल। और ये जितने आर्टिकल कोट किए जो मैं अभी उसको चेक कर रहा था, देख रहा था, वो एक दूसरे से रेलेवेंट भी है, एक दूसरे के अगेंस्ट भी। अगर आप देखेंगे 220 में तमाम पावर्स आती हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि और पूरा फेडरल लिखा हुआ है, कोई एक डिफाइन नहीं लिखा है कि फेडरल और उसकी ऑल मशीनरी उसको असिस्ट करेगी इलेक्शन कमीशन को। 51(5) में पूरा का पूरा वो है कि जी हल्का बंदियाँ होंगी, नई नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी। इसी तरह 48 का अपना वो है कि जनाब कैबिनेट के मशवरे से 48 प्लस जो क्लास 5 मिला लेंगे तो उसकी दूसरी डेफिनेशन, लेकिन 48 ये कहता है कि सदर कैबिनेट के मशवरे से वो करेगा, तो इसमें मशवरा भी नहीं है। तो सदर साहब जो ये काशिफ बोल रहे थे, बाद में मुनव्वर भट्ट साहब ने भी उसी को सेकंड किया, मैं भी उसी को सेकंड करूंगा कि हमको इस पे एक नेगेटिव डिबेट के बजाय एक हमें पॉजिटिव डिबेट के साथ आना चाहिए, क्योंकि ऑल आर्टिकल जो रेलेवेंट हैं एक इलेक्शन के हवाले से वो सदर के इस खत के अंदर मौजूद है। अच्छा, फिर दूसरी बात जो भट्ट साहब कह रहे थे, देखें, और आपने भी कही है शुमाइला ये बात कि ये नोटिफिकेशन या उनकी तरफ से कोई फैसला नहीं आया, उनका अगेन एक खत आया है जो कि उन्होंने सिकंदर राजा साहब को, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उनको लिखा है और उन्हें ये बताया है और ये भी कहा है कि 89 डेज वो जो डेट दी है 6 नवंबर को कंप्लीट हो रहे हैं। ये भी है, अगर इसको आप दूसरे माने में ले लें तो मैं समझता हूँ वो हमें पता नहीं कोट करना चाहिए नहीं, इसमें अगर रेलेवेंसी बन रही है कि ये बिल्कुल ऐसे ही है। आपको याद होगा आपने डिबेट किया, आर्मी सेक्रेट एक्ट का जो बिल था उसको वो चला भी गया, वापस भी चला गया, उसके बाद अभी तक कोई डिबेट नहीं हुई, को कोर्ट भी नहीं गया, तो उसमें उन्होंने अल्लाह ताला से और उन सबसे माफ़ी मांगी थी कि अगर इस कानून के तहत कोई आ जाए तो मैं उससे माजरत खाऊं, उनसे सारी और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने देखा सारी एक्टिविटी बढ़ रही है। तो लेकिन हमें ये ठीक है, इलेक्शन जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ख़त लिखा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ जो हमारे न्यूज़ वन पर अशतर औसाफ साहब का था, कमर दिलशाद साहब और दूसरे एक्सपर्ट्स की ये बातें आ रही थी कि इख्तियार है ही नहीं, वो तजवीज़ भी नहीं दे सकते। हाँ, नहीं, ये वो पूरा इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वो मैं सुन रहा था, वो उन्होंने थोड़ा सा ये नहीं कहा था तजवीज़ नहीं दे सकते, उन्होंने कहा था ये तजवीज़, इस पे बात हो सकती है, और वो उन्होंने अपना एक मशवरा दिया, वो हुक्म जारी नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा। फिर आर्टिकल 220 जो उन्होंने खुद भी कोट किया था, वो सदर साहब ने अपने खत में भी लिखा हुआ है 220। तो ये जो लास्ट पैरा है जो मैंने पढ़ के, तो इसमें तमाम चीज़ें मौजूद है। तो अगर हम सदर का ये फैसला अगर हम इसको मान लें तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, जब वो खुद भी कह रहे हैं कि तमाम प्रोविंस में, और आज देखो, आज चारों सूबाई वज़राए कानून इंक्लूड वो वफाकी वजीर कानून की दरख्वास्त पर जो एक इजलास हुआ है, उसमें चारों सूबे और नेशनल असम्बली में एक साथ कहा गया है कि इंतखाबात करवाए जाएं। और यही बात आपको देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिली थी जब पंजाब असम्बली का मामला आया था कि पूरे पाकिस्तान में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। काशिफ, आप क्या कह रहे हैं, आप मुकम्मल करें बात को, फिर उसके बाद ब्रेक पे चलते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, सिर्फ उसकी हियरिंग होना मकसूद है। एक बात। नंबर 2 बात ये है कि जो साहब भी इस तजवीज के ऊपर एतराज रख रहे हैं, मैं सिर्फ ये बात क्लियर करना चाह रहा हूं कि उन्होंने सिर्फ ये पॉइंट आउट किया कि 90 दिन में इलेक्शन अगर होने हैं तो वो इस डेट तक 90 दिन पूरे हो सकते हैं। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बिजली के नादहिंदगान में आवाम तो शामिल हैं, लेकिन ऊपर वाले भी कुछ पीछे नहीं हैं। जो सरकारी दफातर हैं, जो सरकारी इदारे हैं, वो भी बिजली के नादहिंदगान में शामिल हैं। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। एक खबर सामने आई है कि पार्लियामेंट हाउस, दफ्तर खारजा, FBR और वजारतें भी करोड़ों के बिजली के ना दहिंदा हैं। आवाम तो खैर जो बिजली चोरी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो कार्रवाइयाँ हो भी रही हैं। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ होंगी? मुनव्वर, कोई उम्मीद है कि सिर्फ जो छोटा तबका है वही जुर्माने और गिरफ्तारियाँ भुगतता रहेगा? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली यही एक रवायत रही है कि जो ताकतवर है वो उसको कानून के हवाले से जो रिलीफ मुमकिन होता है वो मिल जाता है, और जो कमज़ोर होता है वो उसको सजा सुना दी जाती है। तो यहाँ पे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि हमारे जो सरकारी महकमे और इदारे और जो अहम शख्सियात है जो मुफ्त बिजली इस्तेमाल करें या बिल देने की वो ख्वाहिश नहीं रखते, तो उनके ऊपर भी अगर ये बिल लागू कर दिया जाए तो फिर उसके बाद जो है अवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये इससे पहले भी ये जो नीम दिली के साथ जो हुकूमत ने अवाम को एक रिलीफ देने के लिए IMF के साथ जो 2 डायलॉग का प्रोसेस शुरू किया, वो इसी वजह से नाकाम हुआ कि वो हुकूमत इस मामले में संजीदा नज़र नहीं आई। अब IMF ने भी ये कहा था कि अगर आप इस मामले में संजीदा तो एक 15 अरब रुपए का जो सही मायने में आप वो बनता है बजट, तो उसका मुतबादल दे और ये जो बिजली चोरी है इसको रोकें, ताकि जो अवाम को आप रिलीफ देना चाह रहे हैं वो दे सके। तो अब ये एक नोटिस दे के तो एक वेकअप कॉल दी गई है कि भाई अब अवाम बहुत मुश्किल में है, तो आपको ये थोड़ा सा ये मामला देखना पड़ेगा। अब मेरा ख्याल है ये करोड़ों रुपए की जो एक एक महकमे से जो करोड़ों रुपए निकले तो चंद अरब रुपए तो वो इसी मद में ही पूरे हो जाएंगे अगर हुकूमत ने रिलीफ देना हुआ। लेकिन ये एक अच्छा साइन है, बिजली चोरी को रोकना चाहिए, गैस चोरी को रोकना चाहिए। हुकूमत ने अब ये वेकअप कॉल दी है, तो अब इसके ऊपर देखने वाली बात यह है कि किस कदर संजीदगी के साथ अमल किया जाता है। अगर तो जो मुतलका लेस्कोज हैं और डिस्कोज, उन्होंने अगर वो बिजली काटने का सिलसिला शुरू किया तो देखिएगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ही पेमेंटें हो जाएंगी, और अगर सिर्फ वार्निंग नोटिस के ऊपर रहे तो फिर ये नोटिस के ऊपर नोटिस ही आएगा। ठीक है, इम्तियाज साहब, आपका इस पर क्या ख्याल है कि सरकारी महकमे भी कुछ हिस्सा डालेंगे आवाम को मुश्किल से निकालने के लिए? शुमाइला, एक तो ये कि मैं इंतहाई माजरत के साथ आपकी बात से एग्री नहीं करता कि अवाम नादहिंदा है या अवाम बिजली चोरी करते हैं। मुझे एक केस बता दीजिए जिसमें अवाम ये सारे किसी बड़े आदमियों के नाम आ रहे हैं, जितने ने लाइनें काटी जा रही हैं सब बड़े हैं, कोई सेक्रेटरी लेवल का है, कोई बड़े तो अवाम का है। अवाम को बोलते हैं। ये मैं यही कहता हूँ कि हमें जो चोट बनाने के चक्कर में अपने लोगों को पालते हैं। ये अवाम ना तो नादहिंदा है, आप एक हफ्ते बिल ना भरें वो आप गाड़ी आपके घर के ऊपर खड़ी होगी, आपसे अजीब अजीब गुफ्तगू कर रही होगी, आप घर पे नहीं है तो आपकी फैमिली को हिरेस कर रही होगी। एक हफ्ते से ज़्यादा ये सब्र नहीं करते। अवाम उसमें कतन शामिल नहीं है, ना चोरी के अंदर ना नादहिंदगी में। और मैं आपको कराची का एक ताज़ा वाक़या, एक 5-6 रोज़ पहले की बात है कि सुरजानी टाउन के पास आई थिंक वो जमात इस्लामी के काउंसलर थे, उनको मर्डर किया। किसने किया? कुंडा माफिया ने। वहाँ कोई ऑपरेशन नहीं किया अभी तक, मेरी इत्ला में नहीं है कोई के इलेक्ट्रिक ने जाके वहाँ पर एक बंदे की शहादत हो गई कि जो वहाँ के लोगों को बैठा हुआ था कि लोग कहते थे अब कुंडा हटा के हमने मीटर लगवाने। कहाँ है कोई जवाब लेगा ये के इलेक्ट्रिक से? जो ये बातें एकदम शुरू हो जाती है कि जनाब ये चोर हैं, पैसे नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, पैसे नहीं देंगे तो फिर तो होगा, पेट्रोल डलवाते हैं तो आप पैसे देने। भाई पेट्रोल सामने डल रहा होता है, उसमें जो 2 नंबर ही नहीं होती इसलिए देते हैं आप सारी चीज़। अब वहाँ पे गया कोई के इलेक्ट्रिक कुंडा हटाने के, वहाँ के अवाम चाह रहे थे कि कुंडा हटा के मीटर लगाएं। काउंसलर ने इजलास बुलाया, उस इजलास के उस मीटिंग के दौरान मिलीभगत से काम हो रहा है ना। जाहिर है ये सारे इसके अंदर इनके बगैर है ही नहीं। ये वो पुराने केस। और फिर दूसरा ये कि मेरे आपके घर की एक हफ्ते 10 दिन में लाइट काट जाते हैं। ये पार्लियामेंट, सिंध हाउस, पंजाब हाउस, पता नहीं कौन कौन से हाउस के नाम आ रहे हैं, सालों के यानी कई साल के वो ड्यूज हैं। रिकवर तो जाते ना काटते, रिकवर होंगे, अभी रिकवर होने की उम्मीद है कि नहीं? मैं तो भाई देखें, मैं कह रहा हूँ लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हवाले से भी है ना। आप आए कराची में 25 थानों के सामने देखें जो उनके बराबर में बिल्डिंग है, सारे कुंडे लगे हुए हैं, जाए ना उधर। ये जाए कि इलेक्ट्रिक वाले बहुत बड़े मेरे आपके घर के ऊपर तो ये आ जाते हैं, सारी चीजें करते हैं। ये तो सारे एविडेंस है कि सारे। अब ये सही है कि अल्लाह करे रिकवरी हो, लेकिन मैं कहता हूँ रिकवरी और IMF के सामने झोली फैलाने, अपने आप को रगड़ने, नाक रगड़ने से बेहतर है कि अपने अवाम को तैयार करें। ये जो 3000 रुपये पर शॉप जो ये है आपका पर मंथ,
खुदा के लिए इसके ऊपर कहीं आ जाए आपको पैसे खुद ही होंगे। सही। आप सारे चीजें, मैं मुराद सईद की तरह नहीं कहना चाहता कि 100 अरब इसके मुंह पे मार दो, 100 अरब रुपए, ये आपके पास अपने पास होंगे। एक अकाउंट आपने ट्रांसपेरेंट बना लें सही। जो इसको हुकूमत ऑपरेट ना करे, बिल्कुल जो सिविल सोसाइटी है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, और ये सारे उसको ऑपरेट करें और बोलें जनाब ये पैसा आएगा हम आपको देंगे, आप ये बिजली, गैस, ये पेट्रोल, फ्यूल, इसकी लेवी वगैरह हम खुद तय करेंगे। ठीक है। आप क्यों नहीं मानेंगे? उनको पैसे चाहिए। सही है। इस मामले में जरा काशिफ का मौकिफ ले लेते हैं। काशिफ, कानून बनाने वाले लोग जो खुद कानून बनाते हैं वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाएं, तो क्या आपको उम्मीद है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? शुमाइला, आप रोना रो रही हैं, कानून बनाने वाले कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैं रोना रो रहा हूँ, मुल्क चलाने वाले मुल्क का दिवालिया निकाल गए। फर्क सिर्फ इतना सा है, पूरे का पूरा मुल्क उधार पे चल रहा है, पूरे का पूरा मुल्क कर्जों पे, इमदादों पे चल रहा है। हमारे ना प्रोटोकॉल कम हो रहे हैं, ना हमारे अल्ले तल्ले कम हो रहे हैं। हमने क्या किया इस मुल्क के साथ? आप देखें तो सही, आज की डेट में भी एक एक वजीर कितनी कितनी गाड़ियां लेके फिर रहा है। आज जितने लोगों की आप बिजली की नाद आइंदा निकाल रहे हैं, उनमें से अक्सरियती जो सरकारी इदारे हैं। क्यों सरकारी इदारे ये नाद आइंदा है? उसकी वजह यह है कि हर सरकारी इदारा दूसरे सरकारी इदारे का नाद आइंदा होगा किसी न किसी मामले में, क्योंकि हर इदारे के अंदर सियासी बुनियाद पे, ख्वाहिशी बुनियाद पे भर्तियां की गई हैं। जब आपने ये देखा ही नहीं कि किस इदारे की कैपेसिटी कितनी है, और आपने सिर्फ अपना वोट बैंक बनाने के लिए अंधाधुंध अपने हलके की आवाम की खुशनुदी के लिए, अपने वोट पक्के करने के लिए आपने अहल नाहल नहीं देखा, आपने सिर्फ वोट पक्के करने के लिए भर्तियां कर दी। उस भर्तियों ने भट्टा बिठाया स्टील मिल का, उस भर्तियों ने भट्टा बिठाया दीगर इदारों का, रेलवे का। कोई इदारा उठा के देख ले, जो वजीर आता है, जो सेक्रेटरी आता है, जो मुशीर आता है, उसकी कोशिश है कि मैं अपने चाहने वाले, अपने घर के करीबी बंदे, अपने रिश्तेदार, अपने हल्के के लोग भर्ती करके चला करीबी जाऊं। रिश्तेदार तो काशिफ बहुत दूर की बात है, 7 नस्लें सवार के जाते हैं। और उसके बाद शुमाइला, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आप जब डाउन साइजिंग करते हैं, अहलियत और न अहलियत की बुनियाद पे लोगों को निकालने की कोशिश करते हैं, तो एहतजाज शुरू हो जाता है। सो हमने ये तो देखा ही नहीं कि किस इदारे की कैपेसिटी कितनी थी और आपने भर्ती कितने कर दी है। अब इदारे चल नहीं पा रहे, तनख्वाहें नहीं है, और तनख्वाहों के अलावा पेंशन और ग्रेजुएटी का मसला बन गया। सो मैं ये समझता हूँ कि आप जिस इदारे को उठा के देखेंगे, अगर ISO का दफ्तर खारजा मकरूज है तो दफ्तर खारजा का कोई और इदारा मकरूज होगा। जी। PIA अगर PSO का मकरूज है तो PIA का कोई और इदारा मकरूज होगा। सो हमारा पूरे का पूरा मुल्क उधार पे चल रहा है, तरले पे चल रहा है, मांगे तांगे पे चल रहा है। जब तक आप इदारों के अंदर मेरिट के ऊपर चीजों को रीडिजाइन नहीं करेंगे, आप उसके अंदर लोगों की पनिशमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों को सही तरीके से जो एड्रेस नहीं करेंगे उनकी अहलियत की बुनियाद पे, उस वक्त तक ना इदारे ठीक होंगे, ना इदारों की ना अहलियत खत्म होगी, ना इदारों जो है ना दहिंदगी उनकी खत्म होगी। आज आप उठा के देख ले, IS को कहेगा मेरी बैलेंस शीट में मैंने तो इतनी रिकवरी लेनी है। रिकवरी किससे लेनी है? रेलवे से लेनी है, दफ्तर खारजा से लेनी है, FBR से लेनी है, सेक्रेटेरिएट से लेनी है, किसी और जगह से लेनी है। जी। हमने आज तक ये तय ही नहीं किया कि हम सोलर के ऊपर चले जाएं, हमने तय ही नहीं किया कि हमने प्रॉपरली लोगों को एंगेज करना है, क्योंकि जितना बजट हम रखते हैं वो बजट पता लगता है ब्लिंक करके कहीं का कहीं चला गया। हाँ, ये बात जरूर हुई है कि आप तनख्वाहें बढ़ा दें, आप मराद बढ़ा दें, आपका हयात जो है मेडिकल बढ़ा दें, वो भी बड़े लोगों की, काशिफ बड़े लोगों की वजाहत कर दो। अच्छा, जो अवाम है वो बेचारी तो उधार पकड़ के सूद पे पैसे लेके बिल इसलिए भरती है कि हमारे घर का एक बल्ब और एक पंखा वो चलना शुरू हो जाए और वो चलता रहे। जिनके घर में 14 AC लगे हुए उनको परवाह नहीं है, क्योंकि उनकी बिजली काटने कोई जाता ही नहीं है। तो ये जो डिसबैलेंस ऑफ सोसाइटी है, ये बेसिकली मैं पहले दिन से ये बात कह रहा हूँ कि जब तक आप दौलत का फर्क खत्म नहीं करेंगे, आप सजा जजा का जो मामला नहीं लेके आएंगे, सजा जजा का जब तक अमल नहीं शुरू होगा, लोगों को पनिशमेंट नहीं शुरू होगी, जब तक आप लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना डिटरनेंस कायम होगी और ना इस्लाह होगी। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो मुल्क में जारी शदीद मुआशी बहरान, एक रिपोर्ट में ये इंकशाफ किया गया है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड पाकिस्तान की मईशत को पहुंचने वाले नुकसान की एक बड़ी अहम वजह है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे मुल्क में शदीद मुआशी बहरान के हवाले से। PIA के हालात देख लें, वो काफ़ी ख़राब हैं। इसके अलावा मुल्क में जिस तरह से आवाम गुजारा कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। फिर इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत को जो नुकसान पहुँच रहा है उसमें एक बड़ा अहम हिस्सा अफगान ट्रांसिट ट्रेड का भी है। ये एक रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है। इम्तियाज़ साहब, आप भी इसकी एक बड़ी वजह यही समझते हैं? देखिए, हम तो इसी प्रोग्राम में कई मरतबा इस बात को कर चुके हैं कि यानी हमारी इकनॉमी जो तबाही के लिए या जो परेशानियां करें उसकी जड़ यही है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान तिजारत नहीं हो सकती, ना हो रही है, बंद है। आप जाएं अभी वाघा बॉर्डर के ऊपर, जहाँ पे तो आपको सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हुए मिलेंगे, सारे के सारे अफगान ट्रांजिट के हैं। अफगान ट्रांजिट का माल कराची पोर्ट पर उतरता है या दूसरे पोर्ट पे रास्ते में खुल जाता है अफगान ट्रांजिट के नाम पे। आपका बिजनेसमैन क्या कर रहा होता है, फिर वो वहाँ से पेमेंट होती है, यहाँ से डॉलर लेके चले जाते हैं। अफगान ट्रांजिट और ये ड्राई पोर्ट के बारे में भी यही शिकायत है कि भाई यहाँ से निकलते हैं, आगे पता चला कि थोड़े से फासले पे कहीं भी खुल गया, किसी भी ड्राई पोर्ट के ऊपर आ गया। तो अफगान ट्रांजिट तो पहले दिन से हमारे अगेंस्ट है, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है, हमारी तमाम इकनॉमी। और हम उससे लेते क्या हैं, यानी हम उससे कोई टैक्स भी इस तरह का नहीं ले पाते कि जिससे हमारी चले जी इकोनॉमी को बेहतर। कॉरिडोर जो है, कॉरिडोर के इस्तेमाल के ही हम पैसे ले लें, इस तरह के हमें नहीं ले पाते। और जो अफगान ट्रांजिट होता है, आप उसका फ़र्क ये देख लेंगे कि हयाताबाद से उस तरफ थोड़ा सा जाएं, आप चमन से उस तरफ जाएं तो ट्रक की लोडिंग ही लोड चेंज हो जाता है। इस तरफ आते हैं तो ट्रिपल लोड चल रहा होता है, उस तरफ जाते हैं तो वहाँ लॉ काम करता है, यहाँ पे लॉ काम नहीं करता। यानी वो जो अफगान ट्रांजिट का काम करने वाले हैं पाकिस्तान के किसी कानून को नहीं मानते, सही, किसी भी, इवन ये कि रोड लॉ है उसको भी नहीं मानते। हम कि मनवाते नहीं है ना, सीधी सी बात है, पैसे लेते हैं ना, पैसे लेते हैं कि एक ट्रक वहां से चलता है, इतना लोड लेकर चलता है कि आपका हाईवे तबाह करके रख देता है। वो तो शुक्र है कि ये मोटरवे के ऊपर इनको इजाज़त नहीं है, जो ये हमारे हेवी ट्रॉलर हैं जो सामान्य गुड्स ट्रांसपोर्ट को इजाज़त नहीं है, वरना तो हमारा मोटरवे अब तक तबाह हो चुका होता। तो ये इसके ऊपर अब ये एक रिपोर्ट नहीं है, ये साल में कई एक रिपोर्ट्स बनती है। और कस्टम अफसरान का अगर जो वाक़यात हुए हैं उसके अंदर भी देखेंगे, जो उनके ऊपर हमले होते हैं या उनके मर्डर्स हुए हैं या कोई, उनमें कई मरतबा इनका नाम आया है अफगान ट्रांजिट के हवाले से। क्योंकि आप उसको यहाँ पे पाकिस्तान का कोई यानी कि अफसर उसको चेक नहीं कर सकता, देख नहीं सकता, मशीनरी के नाम पे क्या आ रहा है, कागज के नाम पे क्या आ रहा है, और फिर वो घूम के थोड़ा सा चक्कर लगा के वो वापस होता है यहाँ पर, और हमें इसको कोई फायदा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, जरा हम काशिफ से बात करते हैं। काशिफ, एक तो इस मामले पर आपका मौकिफ क्या है अफगान ट्रांजिट ट्रेड, और दूसरा ये कि IMF के जो हमने तरली किए थे कि बिजली बिलों में कुछ रिलीफ देने, वो मामला भी लटक कर रह गया, कोई रिलीफ मिला तो नहीं आवाम को? देखिए शुमाइला, आधा तीतर आधा बटेर का निजाम नहीं चल सकता। जो मर्जी तजर्बा कर लें, या आप ये तय कर लें कि आपने इस मुल्क को सियासी तौर पे सियासी लोगों से चलवाना है और सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म करना है, या आप ये तय कर लें कि आपने बिल्कुल सियासी निजाम नहीं चलाना और टेक्नोक्रेट की हुकूमत चलानी है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हर बंदा कंफ्यूज है, ना वो खुल के इन्वेस्टमेंट कर पा रहा है, ना खुल के कारोबार कर पा रहा है। और दूसरी बात, मैं ये समझता हूँ कि हमें इस बात में बिल्कुल ये तखसीस रखनी चाहिए कि अफगान ट्रेड और स्मगलिंग दोनों में फर्क है। देखिए, अफगान ट्रेड अगर लीगल हैसियत से होगा तो हमें, हमारे मुल्क को फायदा ही फायदा है। और सी पैक जो है वो भी अफगान ट्रेड की ही एक शेप है कि पाकिस्तान से जो माल चलेगा वो उज्बेकिस्तान, रशिया तक जाएगा, तो वो अफगानिस्तान से होके ही बाई रोड जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम हमें ये आ रहा है कि हम अफगान ट्रेड के नाम पे एक ट्रक अगर हम लीगल हैसियत से चलाते हैं तो तीन ट्रक हम स्मगलिंग और अंडर इनवाइस से करते हैं। जिस स्मगलिंग का माल जब हम इन आउट कर रहे होते हैं, उसी की वजह से हवाला हुंडी जो है वो काम कर रही होती है। इसलिए हमें डबल नुकसान है, एक हमारी जो अशिया खुर्दो नोश है उनका नुकसान, दूसरा जो अमाउंट है उसका नुकसान है कि हमें अगर वही लीगल जो अफगान ट्रेड हो, बैंकिंग के चैनल के थ्रू हो, तो हमारे यहाँ जो करेंसी का शॉर्टफॉल है, डॉलर का शॉर्टफॉल है, वो ना हो। जो दूसरी बात आपने की IMF से तरले मिनटों की, तो मैं जब ये बात कहता हूं कि हम उधार पे मुल्क चला रहे हैं, हमारे मोहतरम वजीर आजम साहब का जो साबका है, उन्होंने तरले की, मिन्नतें किए, तजर्बाकार लोगों ने IMF को कहा अल्लाह का नाम मानो को हमें $1 अरब दे दो, ये सारा उसी का तो शाखसाना है। तो मेरे जो बैठे हुए अकाबरीन है वो उनको इस बात में वो तिल मिलाते हैं कि आप क्यों की ये बात करते हैं।
IMF को हमने कहा, लिख के दिया कि ये सारे काम हम करेंगे, और IMF को सिर्फ एक नून लीग नहीं, PDM में शामिल तमाम जमातों ने और तहरीक इंसाफ ने उस तमाम एग्रीमेंट की शराइत को जी, तस्लीम किया। तो ये तमाम की तमाम सियासी जमातें इसमें मुलविस है कि जिस वजह से अवाम जो परेशानी का शिकार है। IMF से आप गए थे, रोज़े बख्शवा ने नमाजें आपके गले पड़ गई, उन्होंने कहा ये अवाम को रिलीफ बाद में दीजिएगा, पहले तो जो आपने संतों को रिलीफ दिया हुआ वो भी वापस लें। तो अब आप मुझे बताएं कि यानी कि जो छोटी मोटी सनद चल रही है, अगर उससे भी आपने बिजली का रिलीफ वापस ले लिया, तो फिर आप सोचिए कि महंगाई का लेवल क्या होगा। और यहाँ पर ना कोई इदारा चल पा रहा है, ना PIA चल पा रही है, ना आपकी स्टील मिल चल पा रही है। अब तो आपकी हालत यह है कि सरकारी दफातर में तनख्वाहों के लाले पड़ने शुरू और हो जाएंगे। अफसोस की बात है तो इस आवाम भी तरह नहीं की चल पा रहे हैं, आवाम का भी बहुत बुरा हाल हो गया है। ठीक और है, अवाम का बुरा हाल क्यों हुआ कि अवाम ने जोर लगाया, अवाम ने कहा जी तहरीक इंसाफ की हुकूमत हमें खराब कर गई, PDM वाले आएंगे हमारे लिए। अवाम बेचारी को तो सियासी शोबदेबाजों ने चकमे दिए और अवाम, सादा अवाम इनके पीछे चलती रही और चलती चलती यहाँ तक पहुंच गई कि आज तनख्वाह कम है और बिजली का बिल ज्यादा है। अवाम इससे बेचारे, इससे ज्यादा अवाम का क्या धोखा होगा। और मजीद ये धोखाधड़ी का अमल जारी है कि फलां आएगा तो मुल्क को ठीक करेगा, फलां आएगा तो इकॉनमी ठीक हो जाएगी, फलां आएगा तो इकॉनमी डगर पे आ जाएगी। पिछले 35 साल जिन्होंने हुकूमतें की वो इकॉनमी को डगर पे नहीं ला सके। यानी सब्ज बाग तो आज भी दिखाए जा रहे हैं आवाम को। सारे का ठीक सारा है, इल्जाम इस पर जरा हम मुनव्वर का मौक़िफ़ लेते हैं। मुनव्वर बताइएगा, कौमी एयरलाइन का जो शदीद माली बहरान है, आपके ख्याल में ये मईशत पर कितना भारी पड़ सकता है? देखिए, ये पूरी दुनिया में ये सिलसिला कि एयरलाइन जो होती हैं वो खसारे में चल रही होती हैं और स्टेट जो उनको फंड कर रहा होता है। यहाँ पे हमने जो अभी प्राइवेटाइजेशन का जो एक अमल शुरू किया, उसकी सबसे ज़्यादा मुखालफत जो इस इदारे के मुलाजमीन और उससे मुंसलिक इदारों के लोगों ने शुरू कर दी थी। हालांकि वो उसमें उन्होंने वादे किया था कि हम इसको निजकारी नहीं कर रहे इन एयरपोर्ट्स की, सिर्फ इनको इसकी देखभाल के हवाले से एक कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं ताकि इन एयरपोर्ट्स को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जा सके और यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उसका ज़्यादा से ज़्यादा आमदोरफ्त हो सके। तो ये, लेकिन उस पर जो लोग मुलाजमीन है उनका बड़ा शदीद एहतजाज है। तो यहाँ पे मामला इसी तरह का ही है, जब तक आप कानून की अमलदारी नहीं करेंगे, जो चीज़ें हैं वेलफेयर के हवाले से उनको करने देना चाहिए। और ये इसी तरह ये इस्लाहात के ज़रिए और निजकारी और दूसरे प्राइवेट सेक्टर को शामिल करके ही आप जो है इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में भी स्टेट जो है वो इस तरह के इदारे नहीं चला रही, उसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो होता है। प्राइवेट सेक्टर के शामिल होने से ही चीज़ें बेहतर होती हैं। और ये इस पे हुकूमत ने जो स्टेप लिया है, मैं समझता हूँ ये अच्छी चीज़ है की, और इसको बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए ताकि अवाम पे जो बोझ, जो सरकार की मलकियत होने की वजह से जो इस तरह की फंडिंग करनी पड़ती है वो अवाम पे बोझ होता है। ताकि अब ये एयरलाइन का ट्रैवलर जो है वो आम आदमी तो होता ही नहीं है, वो तो VIPs लोग होते हैं या स्टेट के नुमाइंदे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो ये अवाम को बोझ ना उठाना पड़े, तो प्राइवेट सेक्टर के आने से चीज़ें बेहतर हो जाएगी, मेरा तो यही ख्याल है। और ये इस अमल को जारी रहना चाहिए। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और वही बात है कि जब तक किसी भी मुल्क में कानून की पासदारी नहीं होगी, मुल्क का तरक्की करना नामुमकिन है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।